बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। अब सारे सोच रहे होंगे कि चैनल तो फ़िज़िक्स का सफ़र है, तो ये बीच में मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई। तो देखिए, आज से हम मैथमेटिक्स की वीडियोस भी साथ साथ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जो पंजाब टेक्स्ट बुक आई है क्लास 9th मैथमेटिक्स की, जो न्यू बुक आई है, ये काफ़ी बच्चों को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने सोचा कि साथ साथ हम मैथमेटिक्स की वीडियोस भी शुरू करें। तो पहले 9th की बनाएंगे, फिर 10th की, 11th की और 12th की भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो फिज़िक्स तो भाई हलवा है, तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स हमारे पास खीर है आज से। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ फिज़िक्स क्या है? हलवा है। तो फिर मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक खीर है। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1, जो कि क्लास 9th मैथमेटिक्स की है, और कोशिश करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा इजी से इजी आपके लिए बना सके। वैसे तो है ही इजी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा इजी बना सके। और वीडियो के लास्ट पे आपको बताएंगे कि इस एक्सरसाइज में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या एमसीक्यूज जस्ट आता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करें एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए रियल नंबर, क्योंकि हम सारे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे वन बाय वन करके, जो कि अगली एक्सरसाइजेज में भी यूज होंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो रियल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। कहता है ऑल द नंबर्स यू नो, कोई भी नंबर, जितने नंबर आप जानते हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं? वो रियल नंबर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं ना अपने माइंड में कोई नंबर 102, तो रियल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 रियल नंबर है। पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू रियल नंबर है। कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, या कोई भी आपके माइंड में अगर वैल्यू आती है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्या हैं? वो रियल नंबर हैं। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, कोई भी नंबर भाई, कोई भी उठा लो। उसके बाद है रियल नंबर की आगे से टू टाइप्स हैं। टाइप्स कौन कौन सी है? एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इररेशनल नंबर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये इररेशनल नंबर हमसे क्या इरशाद फरमाता है। तो रैशनल नंबर क्या है? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कि ऐसे नंबर्स के जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे क्या है? वो रैशनल नंबर हैं। लेकिन q उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहां पर देखो कौन कौन से भाई p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, वो सारे रैशनल नंबर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5/2 है, क्या है? फ्रैक्शन है, तो ये रैशनल नंबर है। 3/2 है, 1/2 है, 1/6 है, 5/3 है, ये सारे क्या है? ये रैशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इनको p बाई क्यू की फॉर्म में मैं इनको लिख सकता हूं, तो ये सारे क्या है? ये रैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो पहले सबसे ये बात याद रखनी है। आगे से रैशनल नंबर की मजीद जो है वो टू टाइप्स हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। मतलब रैशनल नंबर में ये दो चीजें आ जाती हैं। अब देखें कुछ किस तरह से। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एंड हो जाना। कि जो हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम सॉल्व करें तो आंसर किसी पॉइंट पर, किसी वैल्यू पे जाके एंड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 को, 1/2 एक फ्रैक्शन है ना, इसका मतलब है रैशनल नंबर है। अब 1/2 है, इसको अगर मैं कैलकुलेटर में लिखूं कि 1/2, तो आंसर क्या आएगा? 0.5। क्या आंसर इस तरह से आएगा 0.5555555? नहीं, सिर्फ आएगा 0.5। मतलब 5 पे जाके ये क्या हो गया? एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि रैशनल नंबर में ही आ रहा है, क्योंकि 1/2 तो रैशनल नंबर है ना, क्योंकि फ्रैक्शन है। तो 0.5 इसका आंसर है। तो ये रैशनल नंबर कौन सा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वाला है। अच्छा, 1/4 है, इसी तरह इसका आंसर क्या आता है? 0.25। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अच्छा, 3/8 है, इसका आंसर क्या आता है? 0.375 है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम फॉर एग्जांपल 3/8 करें तो इसका आंसर क्या है? 0.375। तो ये भी आपके पास क्या आता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में ही आता है, कि जहां पर ये किसी वैल्यू पे जाके एंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर चलता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 1/3। अब 1/3 क्या है? ये तो रैशनल नंबर है।
अब रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग वाला है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है। क्यों? क्योंकि देखो 1/3 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या आता है 1 डिवाइडेड बाई 3 का 0.333333333333 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रोक ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा कि जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग का मतलब होता है जो अपने आप को रिपीट भी कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है। रिपीट किस तरह से कर रहा है, अब 3 के बाद फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तो 3 के बाद दोबारा फिर 3, फिर 3। तो इस वजह से ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है कि अपने आप को रिपीट भी करता जा रहा है और एंड भी नहीं हो रहा। अब 1/3 क्या है, रैशनल नंबर है, और रैशनल में कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसी तरह 1/6, अब 1/6 में क्या है 0.166666666 चलता जाएगा, चलता है। आप इसको कैलकुलेटर में कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 6, कैलकुलेटर में लिखना 1 डिवाइडेड बाई 6, देखना ये वाले आंसर आएंगे और खत्म ही नहीं हो रहा इसका आगे। तो रिकरिंग है कि 6 के बाद फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6 कि रिपीट होता जा रहा है। रिकरिंग मतलब रिपीट होता जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें 22/7 की, अच्छा यहाँ पर ये बात आप समझने वाली है कि देखिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक नंबर ही रिपीट हो। भाई 2 नंबर इकट्ठे भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर इकट्ठे रिपीट हो सकते हैं, 5 नंबर इकट्ठे रिपीट हो सकते हैं, वो भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर में ही आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या है 22/7 है, अब जब 22 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो इसका आंसर आता है 3.142857, अब यहाँ पर देखो हमने नॉन टर्मिनेटिंग तो ओके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है, ये रुक ही नहीं रहा, चलता जा रहा है। रिकरिंग कैसे है, मतलब कैसे ये वैल्यूज रिपीट कर रहा है, वो देखते हैं। जरूरी है कि एक एक वैल्यू हो, मैंने कहा 2 2 भी इकट्ठी हो सकते हैं, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है 142857 है ना। अच्छा, जब 142857 आया, अब फिर देखें क्या आ गया 142857, रिपीट नहीं हो गया। तो ये किस तरह से आएगा 3.142857 142857 142857 142857, तो इस तरह से ये चलता जाएगा। इस वजह से क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि रुक ही नहीं रहा, और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है कि रिपीट भी हो रहा है। ओके हो गया। तो ये रैशनल की हमारे पास कैटेगरीज थी, टर्मिनल डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल्स ही, होप्स हो कि ये आपको समझ आ गई होंगी। इसी तरह अगर कोई नंबर है जैसे 2 है, 4 है, 5 है, ये सारे ये भी रैशनल नंबर हैं। ठीक है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। आप 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, 4 डिवाइडेड बाई 1 करो, या 5 डिवाइडेड बाई 1 करो, ये फ्रैक्शन ही बन गया ना। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इररेशनल नंबर क्या होते हैं। इररेशनल नंबर दैट द नंबर दैट कांट बी रिटन इन सिंपल फ्रैक्शन, मतलब आप इसको इस फ्रैक्शन के टाइप में लिख ही नहीं सकते। ये ऐसे इररेशनल नंबर ऐसे होते हैं कि इनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिंपल फ्रैक्शन में आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा, अब नहीं लिख सकते तो फिर तो इसमें कौन सी टाइप आ रही है, इसमें आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, आप देखें, मतलब कि रैशनल में ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, बट रैशनल में रिकरिंग है, इसमें नॉन रिकरिंग है। अब इसका क्या मतलब हुआ वो चीज़ देखते हैं। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415926 फ्ला 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 आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। पाई की वैल्यू कभी निकालना कैलकुलेटर के ऊपर। तो अब इसमें देखें नॉन टर्मिनेटिंग तो है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, भाई कहीं ख़त्म भी हो जा, नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि रिपीट भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए 1415926 क्या चीज़ रिपीट हो रही है, क्या कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है, क्या कोई पांचों नंबर इकट्ठे रिपीट हो रहे हैं, क्या कि 2 नंबर इकट्ठे रिपीट हो रहे हैं, कोई रिपीट शीट नहीं हो रहा। इसमें तो रिपीट हो रहे थे, ये 6 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 1422857 1422857 रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग है। अच्छा, ई की वैल्यू क्या है 2.7182818 फ्ला 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 फ्ला, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 2, ये बड़े मजे की चीज़ है, ये आगे आएगा। याद रखें, स्क्वायर रूट 2 हो, स्क्वायर रूट 3 हो, स्क्वायर रूट 5 हो, स्क्वायर रूट 6 हो, स्क्वायर रूट 7 हो, इनकी वैल्यूज भी चलती जाती है, चलती जाती है, ख़त्म नहीं होती। अगर चलती जा रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज है।
ठीक है। अच्छा, अगर रिपीट नहीं हो रही तो फिर नॉन रिकरिंग है, अगर नॉन रिकरिंग है तो फिर किस में ये आएंगे, ये इर्रेशनल नंबर्स में आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें कि अगर हमारे पास आ जाए ना स्क्वायर रूट 4, इसका आंसर क्या होता है 2। अब ये रैशनल नंबर है, क्यों ख़त्म हो गया बेचारा ठीक है, चलते साथ ही ख़त्म हो गया, अब ये रैशनल नंबर है। बट अगर आप स्क्वायर रूट 2 करें, स्क्वायर रूट 3 करें, स्क्वायर रूट 5 करें, स्क्वायर रूट 6 करें, मतलब कि जो कंप्लीट स्क्वायर होगा ना, कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट 4 आंसर 2, स्क्वायर रूट 9 आंसर 3, स्क्वायर रूट 16 आंसर 4, स्क्वायर रूट 25 आंसर 5। तो स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25, इनकी ये कंप्लीट आंसर ये देते हैं। तो ये आपके पास रैशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, रैशनल नंबर में आएंगे। बट अगर आप बात करें स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 14, स्क्वायर रूट 15, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। सिर्फ जो कंप्लीट स्क्वायर दे रहे हैं वो आपके पास रैशनल है, बाकी जितने ये स्क्वायर वाले हैं ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं क्योंकि ये इस तरह की वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो होप सो कि ये जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। तो कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर, कि ये जितने आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये आपने बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसको देखते हैं कि 2.353535। अच्छा देखें, ये हमारे पास ना चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है कि 353535, इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहा है 353535, इसका मतलब है कि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो किस में होता है, वो तो रैशनल नंबर्स में होता है। तो ये आपके पास कौन से होंगे, ये रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये कौन से हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर है एक। ठीक है। अच्छा, अब 0.6, अब 0.6 के ऊपर डैश है, डैश का मतलब होता है कि 6 चलता जा रहा है, 6 और ये रुक ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, मतलब कि रिपीट हो रहा हो, तो ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। ये सारी चीज़ें हम ना देख के आ चुके हैं। नेक्स्ट है 2.236067 और आगे डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलता जा रहा है, पहली प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, नेक्स्ट ये आपके पास नॉन रिकरिंग है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा। 2366067, जैसे ये 353535 रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। और ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये आपके पास है फिर इर्रेशनल नंबर। ओके हो गया, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट 7। मैंने कहा था कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट 9 है, या स्क्वायर रूट 16 है, या स्क्वायर रूट 25 है, इस तरह के जिनके कंप्लीट आंसर आते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका होता है, यानी स्क्वायर रूट 4 कितना है, 2 है, ये कितना है, 9 है, ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 5 है। अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। इनके अलावा जो स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया, स्क्वायर रूट आपके पास 6 हो गया, स्क्वायर रूट 8 हो गया। ठीक है, इस तरह के ये सारे इर्रेशनल हैं। क्यों, इनके जो आंसर आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब रिपीट नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 7 का कंप्लीट स्क्वायर मतलब नहीं खुलता। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपके पास इर्रेशनल है, और ये इर्रेशनल में फिर आते हैं। ठीक है, इर्रेशनल, ए यहाँ पर आएगा, ए आएगा, इर्रेशनल नंबर। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं कि ई, ई क्या है, ई तो हमें पता है इर्रेशनल है। ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, हम पहले देख के आ चुके हैं। तो इर्रेशनल नंबर,
ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास पाई की वैल्यू है वो आपके पास हमारे पास आपके पास ये किस तरह की वैल्यू आती है। तो पाई आपके पास कितना 3.14 समथिंग, ठीक है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये आपके पास होगा इर्रेशनल। ये भी आपके पास कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। अच्छा यहाँ पर ना एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते जाएं कि पाई की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास कितनी आती थी, तो कोई 3 पॉइंट, हाँ जो प्री पाई है ना, पाई ये आपके पास क्या था, इर्रेशनल था, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। और जो 22/7 था ये आपके पास था रैशनल नंबर। ये कौन सा था, ये था रैशनल नंबर। अच्छा अब पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब यहाँ पर देखिए पाई आपके पास इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 22/7, ये आपके पास रैशनल नंबर है। ये कैसे हो गया भाई, पाई को इरेशनल कह रहे हैं, उसके बाद 22/7 को रैशनल कह रहे हैं। तो याद रखें कि ये जो 22/7 है ना ये रैशनल नंबर ही है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर ही है। ये जो पाई की वैल्यू है ना 22.7, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, याद रखना है, ठीक है। ये जो पाई की वैल्यू है 22/7 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इस वजह से हम कहते हैं कि 22/7 ये रैशनल है और पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ये 22/7 पाई की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो वीडियो के शुरू में आपको वो सारी बता के आ चुके हैं, आप कैलकुलेटर से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये भी याद रखना है। ये एक कॉन्सेप्ट शुरू में रह गया था तो मैंने कहा अब भी इसको बता दूं साथ ही, तो ये यहाँ से गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 5 + √11। √11 हमारे पास क्या है, इरेशनल है। ये 5 क्या है, ये हमारे पास रैशनल है। तो इरेशनल रैशनल में ऐड होके तो ये भी क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर। अच्छा √3 + √3, इरेशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर में ऐड करो तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर। ओके हो गया। तो ये भी इरेशनल नंबर, क्योंकि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, यहाँ पे बता के आ चुके हैं। जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं वो बस रैशनल नंबर होते हैं, बाकी सारे इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। अच्छा 15/4 फ्रैक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा, ये रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है ना। अच्छा इसका अब यहाँ पर देखिए 2 - √2 और 2 + √2, ये आप इसको a समझ लें, इसको आप b समझ लें, इसको आप a समझ लें, इसको आप b समझ लें। तो a - b a + b, a - b a + b किसका फार्मूला था, वो तो था a का स्क्वायर - b का स्क्वायर का। a का स्क्वायर - b स्क्वायर होता है ना, a - b a + b। तो आप इसका फिर क्या करें, a आपने क्या माना है 2 को, तो 2 का स्क्वायर, माइनस b किसको माना √2 को, तो √2 का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ार 4 माइनस ये स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो ये आपके पास 2 आ गया। तो आंसर कितना आता है 2। अब 2 क्या है, रैशनल नंबर है। इसका मतलब है ये जो आपके पास है ये आपके पास फिर क्या है, ये रैशनल नंबर है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने सिर्फ बताना था कि रैशनल ये नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। अब इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास नंबर है ना 0.4 ऊपर डैश 0.37 0.21, इसको आपने p/q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लेके आना है। अब उसका तरीका क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर ना सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 0.4 और उसके ऊपर क्या है, डैश है। अब उस 4 के ऊपर जो बार है इसका मतलब होता है कि ये 4 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0.4444 एंड डैश, और ये चलता जा रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह ये 0.37 है ना, आप इसको लिखेंगे 0.373737 एंड अप टू सो ऑन। ये 0.21 है, इसको x इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इन सबको x के इक्वल कर दें। इसको भी आप कर दें x इज इक्वल टू 0.21 है ना, तो आप इसको क्या कर दें कि 0.212121 अप टू सो ऑन।
डन हो गया। तो ये आपके पास वैल्यू है, इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, मतलब p/q की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो ये करना कैसे है वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.4 के ऊपर क्या है, बार है। अब कितने जो डिजिट हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, एक डिजिट है जो रिपीट होता जा रहा है, कौन सा, 4 4 4 4 4 4 4 4 4। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो रिपीट होता जा रहा है। तो इस वजह से अगर एक ही डिजिट हो डेसिमल पॉइंट के बाद जो रिपीट होता जा रहा है, तो आपने दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने क्या करना है, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं, दो डिजिट्स हैं, 3 7 3 7 3 7 3 7। तो आपने दोनों साइड को फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक ही डिजिट हो जो रिपीट होता जा रहा है तो दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो डिजिट्स हों जो रिपीट होते जा रहे हों डेसिमल पॉइंट्स के बाद, तो आपने दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तीन डिजिट्स हों जो रिपीट होते जा रहे हों डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उसको फिर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स को p/q की फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे देखें एक सिर्फ डिजिट है जो रिपीट होता जा रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, दोनों साइड्स को आपने क्या कर देना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 अप टू सो ऑन। ओके हो गया, मैं सबको इकट्ठा ही करता जा रहा हूँ, सही है, बल्कि नहीं एक एक करके करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, और ये कितना होगा, 10 को 0.44444 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4.4444 अप टू सो ऑन। डन हो गया। अच्छा, अब इसको क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 प्लस 0.4444 अप टू सो ऑन, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 प्लस 0.44444 करोगे तो यही आएगा। तो 4.444 को मैं 4 प्लस 0.4444 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10x इज इक्वल टू 4 प्लस, अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या था, 0.4444। तो 0.44444 के की जगह आप क्या लिख दो, x लिख दो। इस टाइप को समझना है, इस पूरी वैल्यू की जगह आप क्या लिख दो, x लिख दो। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये x के इक्वल है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 9x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। बस डन हो गया पूरा। मैं देख लूँ कैमरे में नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक है, हो गया पूरा क्वेश्चन पूरा, सही है। तो इसी फॉर्म में हमने इसको लेके आना था। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही अगर डिजिट हो जो रिपीट हो रहा है बार बार, तो आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर दो डिजिट्स हों जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तीन हो तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये हमने x इज इक्वल टू इसके इक्वल हमने रख लिया। अब दो डिजिट्स हैं ऐसे जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं 3 7, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, b डिवाइड बाई s, b बाई s का मतलब बोथ साइड्स, बाय 100। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.37, हाँ 0.373737 अप टू सो ऑन। ओके हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई जब करेंगे ना 0.373737 से, तो ये आ जाएगा 37.373737 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि 100 है ना, पॉइंट दो हिस्से इधर ट्रैवल कर जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 100x। सेम इसी तरह जैसे मैंने इसको लिखा था ना, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ कि 37 प्लस 0.373737 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको प्लस करें तो यही आता है। इसको मैंने प्लस की फॉर्म में लिया है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल टू 37 प्लस 0.373737, ये तो x के इक्वल है। तो इस पूरी की जगह क्या लिख दो, x। तो इसकी जगह आप यहाँ पे लिखोगे x। तो 37 प्लस x, x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 37, और ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 37, और x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। बस हो गया सॉल्व। ठीक है,
x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में ये भी आ गया। अब हमारे पास लास्ट वन रह गया है, वो देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर से वही बात, 0.21 दो डिजिट्स हैं जो ऐसे रिपीट होते जा रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो यहाँ पे फिर से वही बात, 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.2121 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 21, तो ये आ जाएगा 21.212121 अप टू सो ऑन। ठीक है, 100 को 0.21 0.212 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.2121212121, ठीक है, इसको काफ़ी आगे तक ये जा रहा है, रुकता ही नहीं है बेचारा। तो 100x के टक्कर ही न सो जाए, तो 21, फिर इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0.212121, एक जैसे ही हैं, तीनों एक जैसे ही हैं भाई, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, यहाँ पे x भी डाल दें। ठीक है, अच्छा 100x इज इक्वल टू 21 प्लस, अब इसको मैं पूरी को x लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको x इक्वल रखा हुआ है, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 21, 99x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99। बस ये आ गए फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के। सही है, तो होप सो कि ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, कि आपने ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इन वैल्यूज के दरमियान में दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। अब वो कैसे करते हैं वो चीज़ देखें। देखिए सबसे पहले ना एक आसान सी आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है, एक नंबर मेरे पास 4 है, अब इन 2 और 4 के दरमियान में क्या आता है आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे, आप इसकी एवरेज ले लोगे, आप करोगे 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और जो आंसर आपके पास है वो आंसर आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 और 4 के दरमियान क्या है 3 आ रहा है। सही है, तो इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर तो आता है 3। ठीक है, इसके दरमियान में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब 3 और 4 का अब दोबारा एवरेज ले लो, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। ठीक है, तो एक और नंबर आ जाएगा, वो भी दोनों के दरमियान में आएगा, तो दो रैशनल नंबर इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम इसी तरह कुछ हम यहाँ पर भी करेंगे। अभी हो सकता है ये ऊपर से गुजरा हो, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो बेस्ट हो जाएगा। सही है, अच्छा इसको सबसे पहले इस दरमियान वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था 3 और 4 है ना, इसके दरमियान कहता है कि दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। कौन कौन से आते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले देखो कि हम इसका एवरेज लेंगे, इंसर्ट करने के लिए हम इसका एवरेज लेंगे कि इसके दरमियान में कौन सा नंबर आ रहा है रैशनल नंबर। तो 3 + 4 आप करोगे इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 7/2। यानी कि मैं इधर साइड पे लिखूँ कि 3 और 4 के दरमियान क्या आ रहा है 7/2 आ रहा है। तो एक तो रैशनल नंबर आ गया, लेकिन उसे कहा है एक नहीं दो इंसर्ट करने हैं। अच्छा फिर हम देख लेते हैं 7/2 और 4 के दरमियान में क्या आ रहा है। तो जो भी नंबर आएगा वो आपके पास किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर मिल जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो अब हम एवरेज लेंगे 7/2 और 4 के साथ, यानी 7/2 और 4 के, और तो ये दरमियान वाला एक और नंबर मिल जाएगा। तो 7/2 + 4, अब 4 के नीचे डिवीजन में अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 1 भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा। सही है, अच्छा तो इसको आपने एवरेज लेनी है तो आप इसको कर दो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अच्छा अब इसका एक तरीका होता है, किसी तरीके से ना यहाँ पर हमने नीचे नंबर सेम करने होते हैं, एवरेज आसानी से लेने जो है ना एलसीएम आसानी से लेने जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करो कि 7/2 और +1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आता है, आप कहोगे 2 से, तो आप यहाँ पे कर दो 1 × 2 और ऊपर भी कर दो 4 × 2, मतलब ऊपर और नीचे जो है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। सही है, और डिवाइडेड बाय 2 उसी तरह, डन हो गया। अच्छा अब इसका फिर हम क्या करेंगे कि 7/2 + 4 2 का क्या होता है 8, और 8/2 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम हम लेंगे तो आएगा 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 + 8
डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 8 कितना होता है 15 होता है, तो 15 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। डन हो गया, मैं देख लूँ कैमरे में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है दो नंबर हमें मिल चुके हैं, सही है। एक ये 7/2 मिल गया, एक ये हमें मिल गया 15/4, यानी कि 7/2 और 15/4 जो है वो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में इंसर्ट हमने रैशनल नंबर कर दिए, ठीक है। तो होप्स हो कि ये आपको समझ आ गया होगा, सही है। इसको मैं यहाँ से ये रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझाने के लिए किया था कि एलसीएम आप इस तरह से भी ले सकते हैं, आसानी से एलसीएम लेने जाता है। अब ये सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपने करना है, ठीक है। 3 और 4 की एवरेज ली तो 7/2 आ गया, 7/2 और 4 की एवरेज ली तो फिर हमारे पास 15/4 आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब हम करते हैं ये जो दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आसान वाले क्वेश्चन से पहले शुरू किया था ताकि समझ आ सके आपको। अच्छा अब इसका करते हैं फिर से वही तरीका, 1 और 3 है ना, 1/3 है और इसको आप प्लस पहले करें 1/4 के साथ और डिवाइडेड बाय कर दें 2 के साथ, ठीक है। क्योंकि एवरेज लेनी है ना तो दोनों वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सिंपल। अच्छा जी इसका जो एलसीएम आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, 4 3 जार, यहाँ पर 12 आ जाएगा और 3 4 जार 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 4 3 जार 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही है। और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सही है। अच्छा इसका भी एलसीएम लेने का तरीका है, जैसे है ना 1/3 प्लस 1/4, इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो नीचे ना एक कोई भी एक जैसी वैल्यू बना ले, मैं 12 बना लेता हूँ। अच्छा 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, तो आप कहोगे 4 के साथ, तो ऊपर भी 4 के साथ फिर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 आए तो आप कहोगे 3 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो। अब नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 और डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 और डिवाइडेड बाय 12, तो आ गया ना 12 12 नीचे, सही है। तो हमने ना इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया और नीचे ये 12 आ गया, 4 प्लस 3 ऊपर क्या होता है 7, तो 7/12। तो इसका आपके पास कितना आएगा, 4 प्लस 3 कितना होता है 7 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 2, ये उसी तरह ओके हो गया। अब ये आपके पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय 12, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 24। बस एक रैशनल नंबर मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल गया। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ये ना 7 8 में ये तरीके बताए जाते हैं एलसीएम लेने के, लेकिन फिर भी आपको बस यहाँ पे दोबारा से बता रहे हैं। तो एक तो रैशनल नंबर आ गया, अब मैंने क्या कहा था, एक रैशनल नंबर आ जाए उसकी 1/4 से दोबारा एलसीएम ले लें, सही है, सॉरी दोबारा उसका एवरेज ले लें। तो दोबारा जब एवरेज लेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 1/4, होप्स हो कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। पहले इसके इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है 7/24, अब 7/24 को 1/4 से फिर एवरेज ले लें, एक और जो इन दोनों के दरमियान आ रहा है वो भी रैशनल नंबर मिल जाएगा, सिंपल। तो तीसरा फाइंड करना है तो फिर से एवरेज ले लें तो 3 मिल जाएंगे, नो टेंशन, जितना दिल करता है फाइंड करो। अच्छा अब इसको आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अच्छा इसका फिर से एलसीएम लेने का वही तरीका, अब यहाँ पे क्या है 7/24 है प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 24 आए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, तो आप यहाँ पे करोगे 4 मल्टीप्लाई बाई 6 और 1 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे भी कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, तो 7 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 6 कितना होता है 13 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 48, तो ये एक और रैशनल नंबर मिल गया, ठीक हो गया। यानी 13 डिवाइडेड बाय 48 एक और रैशनल नंबर मिल गया। बस ये दो ही फाइंड करने थे, ये दो इस दोनों के दरमियान रैशनल नंबर आ रहे हैं, ये दो इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका जो लास्ट में रह गया वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये आपके पास फिर से एवरेज लो 3/5 प्लस 4/5 और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है।
एलसीएम यहाँ ऊपर लेना ना, तो अब हम इसको एलसीएम, या जाहिर सी बात अब हमने एलसीएम लेना है, तो इसका आसान है भाई। नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3+4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। सही है। तो 4 प्लस 3 क्या होता है 4 5 6 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10। तो एक तो रैशनल नंबर आ गया, एक रैशनल नंबर हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी आपने एवरेज लेनी है 4/5 से, जो सेकंड आपके पास ये नंबर है। तो मैं कैसे लाइन भी लगा देता हूँ, तो अब फिर से एवरेज इसकी ले लेनी है 7/10 प्लस 4/5। अब 4/5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 7/10 प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आता है 2 से, तो आप लिखोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये तरीका सिखाया जाता है 7-8 में। फिर से आपको वही तरीके से पे लगा रहे हैं ताकि इजी रहे आपके लिए, वरना 2 मिनट की कहानी ज़ुबानी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 2 10 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड 10, 7+8 कितना होता है 15 होता है, डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 20। बस ये एक और रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो यही तो हमने फाइंड करने थे। इसके दो दरमियान इसके जो इंसर्ट हमने दो रैशनल नंबर किए हैं वो कौन से, 7/24 13/48, इसका 7/2 15/4, इसका 7/10 और इसका 15/20। सही है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गए होंगे। बस छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं वो बस याद रखें। पहले इसका एवरेज लें, फिर जो एक नंबर आएगा इसका एवरेज इस सेकंड वाले से ले लें। सेम इसी तरह इसका एवरेज लें, ये नंबर आया, इस नंबर का इससे एवरेज ले लें। अच्छा, इन दोनों का एवरेज लिया तो ये नंबर आया, अब इसका एवरेज इसके साथ ले लें, तो फिर एक और वैल्यू आ जाएगी। है ना आसान। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कि अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, इस पे आप रैशनल और इररेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हो। देखिए, रैशनल नंबर को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान काम है, बट इररेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसके लिए आपको कंपास वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, कंपास की, स्केल की। वो आगे चल के हम बताएंगे कि वो किस तरह से आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रैशनल नंबर के लिए देखते हैं कि जो आसान है। देखिए, रैशनल नंबर में 5/2, अब जो है ना, अपने माइंड को ज़रा सा रिवर्स लेके जाए और सोचिए रैशनल नंबर क्या थे। रैशनल नंबर के जो हमारे पास ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 5/2 है, 3/2 है, ये हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। अब अगर हम 5/2 की बात करें, और एक और चीज़, ये नंबर लाइन का आपको पता होना चाहिए, ये 0 है, यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यहाँ पे -1 -2 -3, इसी तरह 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 होता है। तो 0 के इस साइड प्लस वाली वैल्यूज, इस तरफ माइनस वाली वैल्यूज, बट इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, हम यूनिट लेंथ वो इक्वल लेते हैं। अच्छा, अब 5/2, सबसे पहले आपने क्या करना है, 5/2 को डिवाइड कर लेना है। तो देखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आता है 2.5। ये कितना आता है, ये आपके पास आता है 2.5। अच्छा, अब आपने देखो ये क्या करना है कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। अब जो 2.5 आता है ना, वो 2 और 3 के दरमियान में आता है। 2.5 किधर आता है, 2 और 3 के दरमियान में, यानी कहीं यहाँ पर। इसका मतलब है आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे और ये इसको नाम दे दोगे पॉइंट पी का। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दोगे कि 2.5 है, यहाँ पर 2.5 है, बस काम खत्म। ठीक है, क्योंकि 1 2 2 और 3 है, 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 के दरमियान में 2.5 आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3.3 डिवाइडेड बाई 2 का। तो अगर हम देखें 3 डिवाइडेड बाई 2 करें, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 ये आता है 1.5। ये कितना आता है, ये आता है 1.5। वैसे तो जुबानी पता होना चाहिए, लेकिन आपके सामने कैलकुलेटर में कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चलता रहे कैसे ये निकल रहे हैं। तो 1.5 किधर है, पहले ढूंढे 1 कहाँ है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसका मतलब है 1.5 जो है वो 1 और 2 के कहीं दरमियान में आएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो आप इसको यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचोगे, आप इसको पी पॉइंट का नाम दे लो, और यहाँ पर लिखोगे 1.5। बस, तो रैशनल नंबर्स को हमने क्या किया, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन हम किस तरह से करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जैसे 4 और साथ में 1/3 है, -2 साथ में 1/7 है, 5/8 है, 2 और साथ 3/4 है। आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ पर आ रहे हैं, ये आपने बताना है। और एक उसमें फिर स्क्वायर रूट 2 भी है और साथ में स्क्वायर रूट 3 भी है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 जो है ये आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये जो 4 नंबर्स हैं ना, ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं और इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। और इनका जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, जबकि जो आपके इर्रेशनल नंबर्स आते हैं उनमें थोड़ी सी हेर फेर होती है, पर वो बताएंगे वो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि 4 और इंटू अब यहाँ पे क्या है 1/3 है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है ना, उसमें आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, स्केल है। अच्छा, अब स्केल में मैंने ये सारी जो यूनिट्स लेंथ रखी है ना, ये मैंने 1-1 इंच की रखी हुई हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच। तो ये सारी जो है ना यूनिट लेंथ हम इसको कहेंगे। और मैंने ये कितने की रखी है, ये मैंने 1-1 इंच की इसमें रखी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर यहाँ पर देखें दरमियान में इसके फिर क्या होगा, ज़ीरो। और आपको पता है राइट साइड पे वैल्यूज़ प्लस में होती हैं और लेफ़्ट साइड पे माइनस में होती हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो 1 2 3 4 और 5 और -1 -2 -3 -4 -5 आगे ही चलती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नंबर है ना वो कौन से 4 और 1/3 है, 4 इंटू 1/3 है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास 4 है ना, पहले सबसे पहले आपने ढूंढना है ये 4 कहाँ पर है इस नंबर लाइन के ऊपर। ये तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आपके पास है नंबर 4। ओके हो गया। आगे 1/3 का मतलब क्या है कि 4 के आगे ये जो यूनिट लेंथ है, 4 के आगे ये जो यूनिट लेंथ है, आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक इसका पार्ट ये बन जाएगा, मान लें एक इसका पार्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट्स बन गए, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो 4 के आगे ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 के आगे जो यूनिट लेंथ है उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 3 के ऊपर क्या है, 1 है। और उन 3 पार्ट्स में से आपने सिर्फ एक पार्ट उठा लेना है, एक हिस्सा उठा लेना है। तो मैं वो ये उठा रहा हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पार्ट्स है। तो आपने 4 के आगे जो 3 पार्ट्स हैं उनमें से 1 पार्ट उठा लेना है। तो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे आप फिर एक लगाओगे ऐसे एरो सा, ठीक है। ऐसे एक एरो सा लगाओगे और आप कहोगे यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 इंटू 1/3। बस हो गया सॉल्व। इतना ही सिर्फ यहाँ पर करना था, ठीक है। 4 पहले ढूंढा और साथ में फिर हमने क्या किया, आगे वो 3 हिस्से बनाए, क्योंकि यहाँ पर /3 है ना, 1/3 है। तो उस 3 में से 1 जो पार्ट है वो उठा लिया, क्योंकि 1/3 है कि 3 में से एक हिस्सा उठाना है, 3 में से एक हिस्सा उठाना है। यानी 4 तो पूरी आपके पास यूनिट लेंथ है ना, जबकि जो 5th यूनिट लेंथ है, 4 से 5th यूनिट लेंथ के दरमियान आपके पास 1/3 है, मतलब उसके 3 पार्ट्स करें और उसमें से एक हिस्सा बीच में सिर्फ शामिल होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहता है, -2 पहले आ रहा है, -2। अब ढूंढे -2 का है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो ये -2 तो मिल गया। आगे क्या है, 1/7, यानी कि -2 से लेकर -3 तक अब आपने 7 पार्ट्स करने हैं और उन 7 पार्ट्स में से एक पार्ट सिर्फ आपने लेना है। तो ये -2 इंटू 1/7 बन जाएगा। तो अगर मैं 7 इसके पार्ट्स करूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इक्वल पार्ट्स ही होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हमने कर लिए। अब इन 7 में से ऊपर क्या लिखा है, 1, तो 7 में से एक हिस्सा, तो -2 तक, ये 0 से लेकर -2 तक तो पूरी यूनिट लेंथ आपने उठा लेनी है। लेकिन आगे जो है ना, इन 7 पार्ट्स में से जो -2 से -3 के दरमियान मैंने 7 इसके हिस्से किए हैं, इनमें से सिर्फ एक हिस्सा आपने उठाना है, तो वो ये है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ऐसे एरो सा लगा देंगे ये, और मैं कहूँगा ये यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, -2 और 1/7 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया।
तो 7 पार्ट्स किए, उसमें से एक हिस्सा उठाया, -2 के साथ मिलाया तो -2, और यहाँ पर 1 पार्ट, और यहाँ पे क्या आ गया -2 1/7 आ गया। डन हो गया। अच्छा, सेम टू सेम यहाँ पर भी करना। अब देखो, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है। इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, सॉरी छोटी है, और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। आपको पता है जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, तो आंसर जो है वो 1 से नीचे आता है। 1 से इसका तकरीबन 0.62 समथिंग आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपकी जो यूनिट लेंथ में यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पर कहीं पर ये 5/8 एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे ना तो 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर आएगा, मतलब 1 से ऊपर नहीं आएगा, 1 से नीचे आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब है कि 0 से 1 के दरमियान में कोई ना कोई आपका नंबर आएगा। तो कैलकुलेटर पे करें तो 0.623 समथिंग आता है। अच्छा, अब नीचे ये क्या है, 8 है। हमें ये तो पता चल गया कि 0 से 1 के दरमियान में कोई होगा। अब 8 का मतलब कि आपने इसके 8 पार्ट्स करने कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपने इसमें क्या करना है, पार्ट करना है। उन 8 पार्ट में से कितने आपने ले उठाने हैं, 5। तो ये 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये एक छोटा सा एरो लगा दें, और यहाँ पे आप लिखें कि ये यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 डिवाइडेड बाई 8। डन हो गया। बस इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आए। यहाँ पर क्या लिखा है, 2, मतलब 2 जो है वो लेंथ तो आपने पूरी लेनी है, तो यहाँ पर ये आ गया। आगे क्या है, 3/4, यानी कि 2 से लेकर 3 तक, नीचे 4 आ रहा है ना, तो 4 का मतलब क्या है कि 2 से लेकर 3 तक यूनिट लेंथ जो है, इसके आपने 4 हिस्से आप करें, लेकिन इक्वल पार्ट्स है। तो ये आ गया 1 और 2 और 3 और ये 4। तो अब हमने इसको इक्वल पार्ट्स किए, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, टोटल 4 पार्ट्स मैंने इसके बना दिए। और 4 पार्ट्स में से कितने उठाने हैं, 3 उठाने हैं। 4 पार्ट्स में से कितने उठाने हैं, 3 उठाने हैं। 2 तो पूरे लेने हैं, ये जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना वो 2 पूरे है, 2 पूरी यूनिट्स लेंथ है। आगे से 2 से 3 के दरमियान में 4 पार्ट्स का, ये और 4 में से कितने उठाने हैं, 3। तो यहाँ से लेकर ये 0 1 2 3, यहाँ पर आप एक लगाओगे एरो, यहाँ पर छोटा सा, और आप कहोगे कि 2 इंटू 3/4 जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे आ रही है। बस नंबर लाइन के ऊपर हो गया ड्रॉ। तो ये 4 इंटू 1/3 यहाँ पर आ रहा है, -2 1/7 यहाँ पे आ रहा है, 5/8 यहाँ पे आ रहा है, और 2 और इंटू 3/4 ये यहाँ पर आ रहा है। ओके हो गया। तो बस इतना ही इसमें काम करना था। ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन होप से कि सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर इर्रेशनल नंबर हो तो फिर हम क्या करें भाई, इर्रेशनल नंबर हो फिर हम क्या करें, फिर हमें ना कुछ कैलकुलेशन नहीं भाई, कुछ ड्रॉ वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं वो चीज़ देखें। अब यहाँ पे देखिए, फिर से मैंने वही चीज़ ली है, और ये सारी जो लेंस है ना वो कितने की है, वो 1-1 इंच की हैं। ठीक है। अच्छा, आप 2-2 इंच की भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपने सारी 2-2 इंच की लेनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 इंच, तो फिर हर यूनिट लेंथ 2 इंच की होनी चाहिए। अगर आपने 1 इंच की लेनी है तो फिर हर यूनिट लेंथ 1 इंच की होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 इंच के लिए। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको स्केल को आपको रख को दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच 2 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच। ठीक है, तो हर ये दो लाइंस का दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 इंच का है। इसको हम कहेंगे 1 यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट लेंथ। अच्छा, अब √2 हम देख रहे हैं कि वो आपके पास कहाँ पे है, तो उसके लिए आप यहाँ से ना 1 यूनिट लेंथ उठा लें। तो 1 यूनिट लेंथ में उठा रहा हूँ 0 से लेकर 1 तक, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी यूनिट लेंथ है, ये 1 यूनिट लेंथ है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप एक लाइन लगाएं, बट वो भी 1 यूनिट लेंथ की ही होनी चाहिए। वो भी क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट लेंथ की ही होनी चाहिए। अब यहाँ से लेकर 0 से लेकर ये आ गई 1 इंच की एक और लाइन। अब ये भी क्या है, 1 यूनिट लेंथ की है, मतलब जितना ये 0 से लेकर 1 तक है उतना ही ये ऊपर तक है, तो आप इसको भी ये 1 है यूनिट लेंथ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मिला देना है। ठीक है, इसको आपस में ये मिला देना है। ठीक है, कोशिश करूँ कि एग्जैक्टली हम इसको मिलाएं, तो कुछ इस तरह से।
ओके हो गया। तो ये आपके पास आ गई है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके पास क्या आ गई है? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ है, तो ये आपके पास कितनी होगी? ये आपके पास होगी स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हम स्क्वायर रूट 2 के लिए भी निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट 2 किस तरह से होगी? अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये आपके पास क्या है? ये बेस है, और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अच्छा, इस पर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पैथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको बी और पी और इसी तरह से बस शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, यहाँ पर कितनी है? ये 1 यूनिट लेंथ है, तो आप इसको 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस परपेंडिकुलर कितनी है? वो भी 1 यूनिट लेंथ है, तो आप इसको भी 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर ज़ाहिर बात है 1 ही होता है, तो एच हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाए, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हाइपोटेनियस आपके पास कितना आएगा? ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 2। ओके क्या? तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2। डन हो गया। अच्छा, अब फिर लास्ट काम इसमें क्या करना है? लास्ट काम कंपस का काम है। कंपस का आपने क्या करना है? कंपस को पहले तो इन दोनों को आपस में मिलाना है कि ये दोनों इक्वल हों। ठीक है, इक्वल हों तकरीबन। तो अब आपने इसका एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर रखना है, और एक हिस्सा आपने इसको यहाँ पर रखना है। ठीक है, इतनी आपने इस ना यूनिट लेंथ से आपने इसकी कंपस को खोल लेना है। ठीक है, तो ये खुल गई। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके, तो एग्जैक्टली इक्वल खुले हैं। अब आपने ऐसे एक लाइन सी लगानी है यहाँ से, ये एक लाइन सी आपने ऐसे लगा देनी है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि जहाँ पर ये लाइन इस स्ट्रेट लाइन पे ये टकरा रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये आपके पास कितनी आएगी? ये आपके पास आएगी स्क्वायर रूट 2। बस इतना सा काम करना था, डन हो गया। तो अगर आपको स्क्वायर रूट 2 के लिए नंबर लाइन और से रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, मतलब स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, तो आप सिर्फ इतना ही बनाओगे। ओके हो गया। तो होप से कि लाइन वगैरह सारी सही नज़र आ रही होंगी। डन है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट 3 के लिए कैसे बनाए? अगर स्क्वायर रूट 2 के लिए आपको कहा जाए ना, तो सिर्फ इतना ही करना और कुछ भी इसमें नहीं करना। लेकिन अगर स्क्वायर रूट 3 के लिए कहा जाए, तो पहले आप ये फिर करेंगे, फिर आप साथ में स्क्वायर रूट 3 के लिए एक और काम फिर आप करेंगे। ठीक है, अब वो काम आपने क्या करना है? यहाँ पे देखिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने ये लाइन लगाई थी। ठीक है, इस जो यूनिट लेंथ है इसके परपेंडिकुलर हमने ये पहले लाइन लगाई थी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगाएंगे, और वो लाइन है ताकि उसका ना एक 90 डिग्री का इससे भी एंगल बन जाए। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगाऊं, मुझे बस एग्जैक्टली इसको रखने दें। मैं अभी ना इसको जस्ट ऐसे एक डॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, डॉट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको 1 यूनिट लेंथ ही लेना है, यानी 1 इंच तक की। तो एक डॉट लगा दिया, और यहाँ पर सिर्फ 1 इंच ही हमने लेनी है, क्योंकि यूनिट लेंथ है ना, यूनिट लेंथ है तो 1 इंच ही आपने। तो ये 1 है, ये 2 है, तो सिर्फ 1 से लेकर 2 तक ये 1 यूनिट लेंथ आप ले लेनी है बस। यहाँ से लेकर 1 से यानी 1 इंच की लाइन, क्योंकि हम सारी 1 इंच की ले रहे हैं। ओके हो गया। तो ये आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? इन दोनों को आपस में मिला देना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। ये अब ये जो आपके पास लाइन आएगी ना, ये कौन सी होगी? इसको आप कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। ये क्या है? स्क्वायर रूट 3 है। अच्छा, स्क्वायर रूट 3 किस तरह से है? अगर आपके पास एंगल फॉर एग्जांपल मतलब यहाँ पर हो, तो ये आपके पास क्या है? बेस फिर बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। अगर फिर आप इस पर पैथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पे यहाँ पे क्या है? ये 1 यूनिट लेंथ थी। ठीक है, 1 इंच थी ना, तो 1 यूनिट लेंथ, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पे क्या है? स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और सॉरी ये 2 आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 3 आ जाएगा। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो h हाइपोटेनियस से आपके पास कितना आ जाएगा √3। इसी वजह से हाइपोटेनियस पे मैंने वैल्यू कितनी ली है, √3 ली है, सही है। और इस वजह से यहाँ पे आप 1 यूनिट लेंथ ले रहे हैं, ये भी आपके पास 1 यूनिट लेंथ, ये भी आपके पास 1 यूनिट लेंथ, फिर एक और अगर √4 के लिए फिर 1 यूनिट लेंथ, √5 के लिए फिर 1 यूनिट लेंथ, 90 डिग्री पे लेते जाएं, ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं, फिर से वही काम करना है। √3 के लिए अब हम करने लगे हैं, √2 की तो कहानी खत्म हो गई थी ना, उसके लिए सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। √3 के लिए बनाना है तो फिर कोशिश करें ये सारा बनाएं। तो अब फिर से यहाँ से लेकर ना, इस यूनिट लेंथ से लेकर, मतलब इस लाइन के यहाँ तक कंपास खोल ले, यहाँ तक ये, तो ये आपके पास कंपास खुल गई, ओके। तो यहाँ से देखें, ये कंपास लगी और ये एग्जैक्टली मैंने उतनी उसकी कंपास खोली है, ठीक है। तो अब एक इसे ऐसे यहाँ पे लगाएं इधर, ठीक है, और इसको नीचे की तरफ ऐसे ले आए, तो यहाँ से ये आ रही है यहाँ पे, ठीक हो गया ये। तो इसका मतलब है जो √3 है ना, वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे एरो बना के यहाँ पर आ रहा है √3। बस हमने रिप्रेजेंट कर दिया √3 को नंबर लाइन के ऊपर। यही तो हम कर रहे थे कि √3 को आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 आ रहा है, यहाँ पर √2 आ रहा है, ठीक है। √4 भी आगे कर सकते हैं, बट वो तो रैशनल नंबर में आ जाता है। फिर √5 का कर सकते हैं, √6 का कर सकते हैं, √7 का कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसको परपेंडिकुलर लेते जाए ना, फिर यहाँ पे ऐसे 1 यूनिट लेंथ का, फिर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लें, फिर यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ, फिर यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ, तो स्क्वायर कंपास खोल के ऐसे लाइंस लगाते जाएं, तो √5 6 7 के भी आपके पास ये जो रैशनल नंबर हैं, इनके भी आपके पास वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि है आपके जो कोर्स उसमें यहीं तक था, तो फिर हम यहाँ पर ही इसको एंड करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने देखा था कि जो रैशनल नंबर है और जो इररेशनल नंबर है उनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। होप्स हो कि ये सारा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं ये एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और हमसे क्या इरशाद फरमाती हैं। तो देखिए नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज सबसे पहले कौन कौन सी है, क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है और इनवर्स है। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लोजर क्या है। उसमें भी यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास साइन है ना, ये उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। इसका आप लिखोगे ये होता है फॉर ऑल, ठीक है। और ये जो सिंबल होता है ना, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। ओके हो गया। अच्छा अब इसमें क्या होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब इसमें फॉर ऑल ए बी सी ये हमारे पास क्या होंगे, ये कोई रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तीसरे कॉलम में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। अच्छा अब इसमें क्या होता है, क्लोजर में वो कहता है a + b बिलोंग्स टू r, कि जब भी आप a और b को प्लस करेंगे, अब a और b जो होता है ना वो कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 4 करें तो क्या आपके पास आएगा 6 आएगा। अब 6 क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 4 + 2 करें या 5 + 2 करें या 6 + 2 करें या 10 + 2 करें या आप 11 + 30 करें, तो जो भी आंसर आएगा वो कौन सा नंबर होगा, वो रियल नंबर ही होगा, जाहिर सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने क्या किया, 2 + 3, अब a = क्या है 2 है, b क्या है यहाँ पर 3 है, तो 2 + 3 क्या आया 5 आया। अब 5 क्या है, क्या ये रियल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है, तो आप कहेंगे कि बिलोंग्स टू रियल नंबर। डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि a + b = b + a, कि अगर आप a + b करें तो वही आंसर आया जो b + a का आता है। तो अब इसकी एग्जांपल में देख लें, जैसे देखें 2 + 5, अब 2 + 5 क्या आता है 7 आता है, लेकिन अगर मैं 5 + 2 करूं फिर भी क्या आएगा 7 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या एडिटिव कम्यूटेटिव। डन हो गया। अच्छा क्योंकि ये इजी सी है, ठीक है, a + b = b + a, कोई भी आप इसमें वैल्यूज ले सकते हैं। आप 3 + 4 और 4 + 3 ले लो, अब 7 + 3 और फिर 3 + 7 ले लो, तो आंसर इक्वल आएंगे।
नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू है, ठीक है, एडिटिव एसोसिएटिव की हम बात कर रहे हैं, एडिटिव एसोसिएटिव, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव की भी हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें क्या आता है, ए प्लस ब्रैकेट क्या है, बी प्लस सी। अच्छा, अब इसका जो आंसर आएगा सेम वही ए प्लस बी प्लस सी का आएगा। मतलब यहाँ पर देखें बी प्लस सी है ना ब्रैकेट में। अच्छा, अब आप इस ब्रैकेट को थोड़ा सा इधर खिसका दें तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये हमारे पास इन दोनों का आंसर सेम आता है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी इंटू प्लस सी ये हमारे पास इक्वल होते हैं। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखें। ए उसने दिया है 2, बी लिया है 3, सी लिया है 5। अपने पास से कोई भी वैल्यूज ले लें, आप खुद भी अपने पास से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, नो इशू। अच्छा, 2 प्लस 3 प्लस 5, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 प्लस 3 कितना 8 और 8 प्लस 2 10, तो ये आ गया 10। अच्छा, अब क्या किया है, यहाँ पे था 2 प्लस इंटू या ब्रैकेट में 3 प्लस 5। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 में ब्रैकेट में ले आओ, प्लस 5 को बाहर निकाल दो, तो फिर क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 और अब प्लस 5 को बाहर, तो 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है, प्लस 5 क्या होता है 10 होता है, तो अब भी 10 आया। मतलब कि इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। डन हो गया कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी और ए प्लस बी और प्लस सी, इनका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अच्छा, ये जो ए बी सी की वैल्यू है ना, ये आप कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी वैल्यू उठा कर ले लें। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। एडिटिव की बात कर रहे हैं ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है कोई 5। अब इसमें क्या चीज़ आप प्लस करें कि आंसर 5 ही आए, आप इसमें क्या चीज़ प्लस करें कि आंसर एग्जैक्टली 5 ही आए, तो वो हमारे पास होता है ज़ीरो। ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी चीज़ में ऐड करें तो आंसर वही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ज़ीरो क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो इसमें क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इसको आप ए में प्लस करें तो फिर भी क्या आएगा, ए आएगा। अच्छा, ए प्लस जीरो करें या जीरो प्लस ए करें, ये ए ही आएगा। तो इसमें जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है कि किसी में भी इसको आप प्लस करें कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अच्छा, 5 प्लस जीरो करें तो क्या आएगा, 5 प्लस जीरो करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। और 0 प्लस 5 करें, ये भी आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास 5 प्लस जीरो 5, 0 प्लस 5 5। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी आपके नंबर है, आपके पास नंबर है 5, इसमें मैं क्या प्लस करूँ कि वही नंबर सेम आए, तो मैं 0 उसमें प्लस करूँगा तो वही नंबर सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब यहाँ पर देखो कि आपने एक वैल्यू का क्या लेना है, इनवर्स लेना है, तो आंसर उसका क्या आता है, 0 आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है, अब ए का इनवर्स आपके पास क्या है, माइनस ए है। अब आपने इसको क्या करना है, एडिटिव प्लस कर देना है, तो ए प्लस इंटू माइनस ए, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा ए प्लस माइनस ए। आप इसको ए माइनस ए लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ए माइनस ए क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस ए 0 आ जाएगा। या आप इसको माइनस ए प्लस ए भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। यानी कि आप ए माइनस ए भी लिख सकते हैं और आप इसको ए प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यानी कि ना ए माइनस ए आप लिख लें, या आप इसको ऐसे लिख लें कि माइनस ए प्लस ए, ये भी आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ पर ये भी आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, इसकी एग्जांपल के 6 प्लस। अब 6 का हमारे पास एडिटिव इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा, ये -6 आ जाएगा। इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्ट। अगर +6 है तो -6 ले लो, दोनों को ऐड कर दो तो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो 6 प्लस -6, ये 6 - 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो a माइनस ए या माइनस ए प्लस ए आप कर ले, इज इक्वल टू 0 ही आना है। तो ये हमारे पास थी एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब हम आगे चल के देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हमसे क्या इरशाद फरमाती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। अब सारी चीजें उसी तरह रहेंगी, यानी कि नेम ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर,
एग्जाम्पल्स, ये सारी हेडिंग्स वही, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर ना थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। पहले यहाँ पर हर जगह आपको प्लस 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 का साइन मिलता था क्योंकि एडिटिव हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेटिव पढ़ रहे हैं तो हर जगह आपको मल्टीप्लाई 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 होती हुई चीज़ें नज़र आएंगी, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी। अब देखें, क्लोजर में पहले हमने किया था a प्लस बी, अब हम करेंगे a मल्टीप्लाई b। जब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग टू रियल नंबर होगा, मतलब वो भी रियल नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a की जगह 2 लिख लें, b की जगह 5 लिख लें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है, 10 होता है। अब 10 बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि 10 भी एक रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, बट मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? पहले हमने पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हम करेंगे a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब a की जगह 2 लिख लें, b की जगह 3 लिख दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 3 जार क्या होता है, 6 होता है। तो 3 2 जार भी क्या होता है, 6 ही होता है। मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, एसोसिएटिव में देखें, यहाँ पर पहले यहाँ पर भी प्लस था, 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 अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी या c इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब किस तरह से कोचेस देखते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, b क्या है, 3 है, c क्या है, 5 है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 क्या होगा 15, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है, 30 आता है। अच्छा, अब ये करके देखते हैं कि a वही है 2 है, b वही है 3 है, c वही है 5 है। ठीक है, मतलब हम a b c की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। अच्छा, पहले आपने b को c से मल्टीप्लाई किया था, अब पहले a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो भी आंसर आए उसको c से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, a क्या है 2 है, b क्या है 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, c क्या है 5 है, और 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, 6 आएगा, 6 5 क्या आएगा, 30 आएगा। मतलब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके ओके, क्योंकि इसमें चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ए इंटू बी सी करें या ए बी इंटू सी करें, आंसर आपके सामने सेम आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, अब हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले मैंने कहा था कि ए बी या सी में मैं क्या चीज़ प्लस करूं कि ए बी और सी वही, मतलब वही वैल्यू आए, मतलब चेंज ना हो। यानी कि ना 5 में मैं क्या चीज़ प्लस करूं कि 5 ही आए। तो आपने कहा था कि, बल्कि मैंने कहा था कि 0 को प्लस कर दो, ठीक है, तो 5 ही आएगा। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी मतलब एक आप जो है ना वो अपनी, जैसे आप अपनी पिक्चर ना शीशे में देखते हो तो आपको अपनी ही पिक्चर नज़र आती है। ठीक है, तो सेम सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब कि किसी नंबर को आपने ऐसे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने कि वो नंबर चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 ही आए। पहले हमने कहा था कि 5 में क्या चीज़ ऐड करें कि 5 ही आए, तो हमने कहा था 0, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी बन गया था। अब मैं कह रहा हूं कि 5 के साथ मैं किस चीज़ को, किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 5 ही आए, तो वो नंबर कौन सा है, 1 है। ठीक है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय का 1 करूँ या 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ, आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ या 1 मल्टीप्लाई बाय 7 करूँ, आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो ये जो 1 है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर ये जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो ही आएगा। तो फिर 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 किसी भी नंबर में प्लस करें, आंसर वही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आएगा। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करें या 1 मल्टीप्लाई 5 करें, 5 ही रहेगा। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब कि ए है ना यहाँ पे, अब इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारे पास 7 है ना, तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, तो आप कहेंगे कि सर इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो 1/7 क्या है, ये 7 का ये इनवर्स है। ओके ओके, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 7 7 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सेम इसी तरह ए को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/a से। ठीक है, ए का इनवर्स क्या है, यहाँ पर 1/a है, तो इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1।
मतलब कि आंसर 1 आना चाहिए। सेम इसे 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 या 1/7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर से वही बात है कि 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। तो आप अगर 8 है तो उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर 9 है उसको 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 है उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 10 से काट जाएगा, 9 9 से काट जाएगा, 8 8 से काट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके हो गया, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी याद रखनी, आगे जाके ये यूज होगी। कोई सो तो नहीं रहा, जागते रहो। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या इरशाद फरमा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, a इंटू बी प्लस सी, और इसका आंसर जाहिर सी बात है जब a को इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आ जाएगा, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a c आ जाएगा, यानी कि ये a b प्लस a c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इज कॉल्ड लेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पर देखो ये जो a जो है मल्टीप्लाई हुआ है इस ब्रैकेट के साथ, ये किस तरफ से हुआ है, लेफ्ट साइड से हुआ है। यानी ये देखें, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड से क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है b और c के साथ। तो इस वजह से ये हम इसको कहेंगे, इस कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है ओवर एडिशन, क्योंकि दरमियान में क्या था, ये एडिशन का साइन था। अच्छा, इसी तरह अगर दरमियान में माइनस का साइन हो तो सेम वही होगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, बट अब दरमियान में माइनस आ जाएगा। पहले प्लस आया था, अब क्या आएगा, माइनस आएगा। तो वही होगी इस कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, बट यहाँ पर क्या था, एडिशन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। सिंपल सी चीज़। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, अब c किधर है, ये राइट साइड पे है। अब देखिए क्या ये c इस a और b से मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब c को a से मल्टीप्लाई करें तो ac आएगा, c को b से मल्टीप्लाई करें तो bc आएगा, और दरम्यान में प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखें कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई है ये लेफ्ट साइड से हुई है या राइट साइड से हुई है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो राइट साइड से हुई है, क्योंकि राइट साइड से इस तरफ से ऐसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसका कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि दरमियान में क्या है, ये प्लस का साइन है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर दरमियान में प्लस की बजाय माइनस का साइन आ जाए तो फिर भी क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट में यहाँ पर राइट आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ पर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो ए सी प्लस बी सी, यहाँ पर ए सी माइनस बी सी आएगा। तो सारी स्टेटमेंट वही रहेगी, यहाँ भी राइट, यहाँ भी राइट। ठीक है, और यहाँ पर एडिशन की बजाय क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बस, और कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ही कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है या यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर यहाँ से हो रहा है तो लेफ्ट कर दे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ से हो गया तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवर एडिशन है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन कर दें, बस सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो आपने बस इस चीज़ को याद रखना, ये तो खैर आसान सी चीज़ थी। अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, अभी जस्ट हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ हम सब कुछ इसको देख चुके हैं कि a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। अब ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी साथ में लिखना है तो लिखे, नहीं तो ना सीखे के ऊपर ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कौन सी थी, कम्यूटेटिव, इसको आप एडिटिव कम्यूटेटिव कह दें। ठीक है, अच्छा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, अब ये एडिटिव इनवर्स था। ठीक है, कि x और ये इसका क्या है, माइनस एक्स, और इसका आंसर क्या आता था, 0 आता था, मतलब x प्लस और ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एडिटिव इनवर्स है क्योंकि इसका इनवर्स है। अच्छा, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पे a देखो लेफ्ट साइड के साथ, लेफ्ट साइड से इस b के साथ भी और c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है। ठीक है, अच्छा 16 प्लस 0, अच्छा ऐसा हमने कहा था कि 16 में मैं क्या चीज़ प्लस करूं कि 16 ही रहे, तो वो क्या है, वो 0 है, तो 0 आपके पास क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है।
तो ये आपके पास क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा 100 मल्टीप्लाई बाय 1, 100 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 ही रहे, तो वो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये आपके पास रिलेशन किसका है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आता है। अच्छा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 8 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, कि 5 मल्टीप्लाई बाय 8 है ना, अब 4 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, 8 को बाहर ले आए, तब भी वही आंसर आएगा, कोई मसला नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बट बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा अब ए बी इज इक्वल टू बी ए, जैसे यहाँ पर था ना ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये एडिटिव कम्यूटेटिव था। अब ये ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव हो जाएगा कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो वो आसान ही है, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव होगा, सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, कि आपने इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज देखनी है किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, जिसमें सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये जो चीज़ें ना, ये वाली जो चीज़ें हैं भाई, इनसे परेशान ना हुआ करें, ये बस आपको बता रहे होते हैं कि ए और बी या जो सी है वो रियल नंबर हम कोई भी ले रहे हैं, ठीक है, इससे परेशान मत हुआ करें। तो यहाँ पर देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि यहाँ पर जो हम ए वैल्यू ले रहे हैं ना वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इज इक्वल टू क्या है, 2 ही है, 3 इज इक्वल टू क्या है, 3 है, 4 इज इक्वल टू क्या है, 4 ही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, मतलब एक वैल्यू दूसरी का अक्स है, एक जैसी है, तो ए इज इक्वल टू ए ही होता है, बी इज इक्वल टू बी होता है, सी इज इक्वल टू सी होता है। तो ये तो बहुत ही आसान थी। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा है कि यहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रियल नंबर हम पहले बता के आ चुके हैं। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टीज यहाँ से शुरू होती हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टीज हैं। ए इज इक्वल टू बी, वो हमारे पास b इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 4 है वो इज इक्वल टू है 2 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये की बात है ना, मतलब 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, 2 2 जार 4 होता है, तो 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये एक ही बात है। तो a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a ही होता है, सही है। अच्छा इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब ये देखो दोनों इक्वल है ना, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है, तो a इज इक्वल टू बी लिखें या b इज इक्वल टू a लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी a b c ये क्या है, रियल नंबर है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, तो हमारे पास a इज इक्वल टू सी होगा। अच्छा ये बड़े मज़े की कहानी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 3 लड़के हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई दोस्त है और मेरे दोस्त का भी कोई आगे दोस्त है, तो जो मेरे दोस्त का भी आगे कोई दोस्त है वो भी मेरा दोस्त होगा ठीक है, बात समझ आई नहीं आई, कि 2 सहेलियाँ हैं ना या 2 फ्रेंड्स हैं, तो अगर एक फ्रेंड का कोई और तीसरा फ्रेंड भी है तो वो पहले फ्रेंड का भी वो तीसरा फ्रेंड ही होगा, ठीक है। अच्छा बहरहाल अभी मुझे पता है ये जंतर मंतर सा लगा होगा, बहरहाल देखते हैं किस तरह से। देखिए अब इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इज इक्वल टू बी है। फॉर एग्जांपल a हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये है 4, ठीक है, और b हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास है 4, ठीक है, और c हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू बी, या मैं लिख सकता हूं कि b इज इक्वल टू सी, मतलब a और b इक्वल है, यानी 4 इज इक्वल टू 4, या आप लिख सकते हैं, यानी मैं चलो इसकी वैल्यूज भी लिख सकता हूं कि 4 इज इक्वल टू 4, या मैं लिखता हूं कि 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। अच्छा क्या मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू सी, अब a क्या था, 4 था, a इज इक्वल टू सी, a क्या था, 4 था, c क्या था, 2 का स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर a b के इक्वल हो और b c के इक्वल हो तो a और c भी आपस में इक्वल होंगे। फिर से देखें यहां पर देखें, a जो दोस्त है वो b का है, अब b जो दोस्त है वो c का भी है,
तो ये जो सी और ए है ये भी आपस में दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर a इज इक्वल टू बी है यानी 4 इज इक्वल टू 4 है, ये वैल्यूज देख लेनी, ये जो मैंने अपने पास से ली हैं कि अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है तो a और c भी आपस में क्या होंगे, फिर इक्वल ही होंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू सी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस वीडियो को दोबारा पीछे से रिवाइज करके देखें इसी प्रॉपर्टी को, तो इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा, क्योंकि ये इजी है कि a इज इक्वल टू बी है और जो है वो b इज इक्वल टू सी है, तो a और c भी आपस में फिर क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। हमारा डस्टर किधर गया, इसको मैं पहले मिटा दूं, ये देखते हैं, आगे ज़रूरत पड़ी तो फिर मिटाएंगे। नेक्स्ट होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर a और b आपस में इक्वल हो, मिटाने की ज़रूरत है भाई, अगर a और b आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसमें देखें अगर आप c को ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी देखें कि अगर a इज इक्वल टू बी है, ठीक है, तो ये हमारे पास अगर मैं जो वैल्यू इसमें ऐड करूं वही वैल्यू इसमें भी ऐड करूं तो फिर भी ये दोनों इक्वल ही होंगे। मतलब कि a इज इक्वल टू बी है तो फिर a प्लस सी करूं या मैं b प्लस सी करूं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास मान लो ये हमारे पास b 4 ही है, मतलब a भी 4 है, b भी क्या है, 4 है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं 4 में ऐड करता हूँ 3 को। अच्छा, अब इस 4 में भी कितना ऐड कर दो, 3 को ऐड कर दो, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7, ये भी क्या हो जाएगा, 7। यानी कि आपने जो चीज़ a में ऐड की है, अगर a इज इक्वल टू बी है ये तब है, अगर a इज इक्वल टू बी है ये तब है, जो चीज़ a में ऐड की है वही सेम टू सेम चीज़ b में ऐड करें तो जो इन दोनों के आंसर आएंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, लाइक दिस। ओके हो गया, है ना इजी, मजे का। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ठीक है, हम इसकी बात करें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें भी a b c वो क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, a इज इक्वल टू बी है, अब इसमें क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी है, तो फिर हमारे पास अगर a के साथ मैं c को मल्टीप्लाई करूं और b के साथ भी c को मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी सेम वही बात कर रहे हैं, उसमें एडिशन थी, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल a आपके पास कितना है, 4 है, b आपके पास कितना है, 4 है, तो जाहिर सी बात है a और b आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अब अगर मैं 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पर भी मैं 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आएगा, 4 3 12, ये भी कितना आएगा, 12, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। मैं देख लूँ कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर लिख दूँ, तो अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 12, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर a के साथ अगर a और b आपस में इक्वल हैं, अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ ना a b भाई a और b कोई भी आप वैल्यूज ले ले, आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यूज ले लें, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल होनी चाहिए। a अगर 4 है, b भी 4 है, अब a के साथ अगर मैं c को मल्टीप्लाई करूँ, c क्या है, 3 है, b के साथ भी c को मल्टीप्लाई करूँ, c क्या है, 3 है, तो जो आंसर आएगा वो भी आपस में दोनों इक्वल होंगे। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, किसमें, इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर में हम देख रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, होप सो कि आपको समझ आ रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, ये बड़ी मज़े की है, ये बड़े मज़े की है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों बड़े मज़े की हैं। इसका हम देख रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं, अगर हमारे पास a प्लस सी है और b प्लस सी है, ठीक है, अगर a प्लस सी और b प्लस सी है तो फिर a इज इक्वल टू बी होगा मतलब कि यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर हमने किया था कि किधर गया ये a इज इक्वल टू बी है ना, तो यहाँ पर a प्लस सी और b प्लस सी है। अब इसको वो क्या कर रहा है, इसको उलट लेके आ रहा है, ठीक है, पहले इधर से इधर गया था, अब इधर से इधर आ रहा है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि ये c इस c से गया, क्योंकि यहाँ पे c इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो c माइनस सी क्या होता है, जीरो होता है, a प्लस जीरो क्या आ जाएगा, सिंपल a ही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि ना कैंसिल मैंने इस सेंस में किए हैं कि a प्लस सी है इज इक्वल टू बी प्लस सी है। अब c इधर आके माइनस हो सकता है, तो a प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू बी। अब c माइनस सी क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा, तो a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू बी। तो a प्लस ज़ीरो क्या होता है, a होता है, a इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो c से गया तो a इज इक्वल टू बी ही आता है। इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, बट एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये क्या है, ए सी है,
इज इक्वल टू बी सी है। अब वो कहता है इसमें भी ए इज इक्वल टू बी होगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें भी क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब सी को सी से काट दो तो आंसर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, उसमें एडिशन हो रहा था तो सी सी से गया तो ए इज इक्वल टू बी आ गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो सी सी से गया तो ए इज इक्वल टू बी आ गया। सही है, तो इसको हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डन हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहती हैं। देखिए इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हम 4 प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस करते हैं और 2 प्रॉपर्टीज इन 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करते हैं, जो लास्ट वाली 2 हैं। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब इसमें क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, हम जो ए और बी ले रहे हैं वो क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अच्छा, अब इसमें क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी हो, अगर फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू बी हो, या a ग्रेटर देन b हो, या a लेस देन b हो। ठीक है, कोई एक ही इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या a b के इक्वल होगा। अच्छा, a और b कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, a b के इक्वल होगा, या a ग्रेटर देन b होगा, या a लेस देन b होगा। ठीक है, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हमारे पास इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कोई सी भी एक है, ये है, ये है, ये है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज है। ओके हो गया। एक तो ये आपने याद रखना है, मतलब कोई भी इन तीनों में से, इस चौथी और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक ही हो सकती है, तो ये कौन सी इसकी है, ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें भी ए बी सी है, कोई भी क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, ये जो पहली लाइन होती है ना, इसे परेशान ना हुआ करें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। भाई बता रहे बस कोई भी रियल नंबर है ये। ठीक है, ए बी या सी कोई भी आप ले सकते हो, नो इशू, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। अच्छा, प्रॉपर्टीज में कहता है अगर ए ग्रेटर देन बी हो और जो बी है वो ग्रेटर देन सी हो, तो फिर आपके पास ए जो है वो भी ग्रेटर देन सी होगा। वाह, ये कैसी बात हुई भाई। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें ना कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है ना वो हमारे पास मान लो 6 है, और बी जो है वो हमारे पास 4 है। इसका मतलब है ए बी से बड़ा है। ठीक है, अच्छा इसमें भी कोई वैल्यूज ले लेते हैं। बी जो है ना वो आपके पास मान लो, क्योंकि जाहिर सी बात है ए से तो छोटा है, तो मैं 4 से ऊपर इसकी वैल्यू नहीं ले सकता। बी कितना था, 4 था। अच्छा, अब सी है, ये मान लो 2 है, क्योंकि बी जो है वो सी से बड़ा है। मैं अपने पास से कोई भी वैल्यूज ले रहा हूँ। अच्छा, अब क्या मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो सी से बड़ा है, क्योंकि सी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 6 है, तो मैं कह सकता हूँ ए ग्रेटर देन सी, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो ए बी ग्रेटर देन सी होगा। सेम इसी तरह अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है तो ए लेस देन सी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहूँ कि a लेस देन बी है और b जो है वो लेस देन c है, तो फिर a जो है वो लेस देन c होगा। जैसे फॉर एग्जांपल a आपके पास कितना है, 2 है, b आपके पास कितना है, 4 है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो b है वो 4 है और b लेस देन c है, यानी c पर बड़ा है, और c को मैं 6 कह देता हूँ। ठीक है, ये साइन याद रखिए, लेस देन का साइन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, c की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, a लेस देन c है, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो फिर ये भी ठीक है, a लेस देन b हो और b लेस देन c हो, तो फिर a b लेस देन c होगा, a लेस देन c होगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। ठीक है, a b c कोई भी रियल नंबर है। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है तो a प्लस c वो ग्रेटर देन होगा b प्लस c के। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a 4 है और b कितना है, 2 है। ठीक है, ये मैं कोई भी ना इनकी वैल्यूज ले रहा हूँ, a कितना है, 4 है, और b कितना है, इसकी वैल्यू 2 है। अच्छा, अब अगर मैं इनमें कोई भी और वैल्यू प्लस करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल a में मैं प्लस करता हूँ, a की वैल्यू कितनी थी, 4 है, इसमें भी मैं प्लस 2 कर दूँ, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसमें भी मैं प्लस 2 कर दूँ, मतलब ये 2 मैंने इन दोनों में क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। ओके हो गया। तो 4 प्लस 2 क्या होता है, 8, और 2 प्लस 2 क्या होता है, 4। इसका मतलब है a प्लस सी का आंसर b प्लस सी से क्या आया है, ज्यादा आया है। यानी कि अगर a ग्रेटर देन b हो तो आप a में जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वही चीज़ b में भी ऐड करें, तो जो नई चीज़ ऐड करें उसके ऐड करने से a प्लस सी वो ग्रेटर देन b प्लस सी होगा, तब भी इनका ये जो एडिशन है इस एडिशन से ज़्यादा ही होगा।
ठीक है, होप सो कि आपको ये बात समझ आ रही है, क्योंकि अब तो मैंने वैल्यूज़ भी साथ में लिख दी हैं। सेम वही नंबर दोनों में ऐड करना है, तो ये भी आपस में ये इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर a लेस देन, यहाँ पर c नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, b होगा। ठीक है, अगर a लेस देन b है तो a प्लस सी जो है वो लेस देन होगा b प्लस सी से। ठीक है, अब वो किस तरह से वो चीज़ देखते हैं। मैंने क्या कहा है कि कंडीशन आपने क्या लगानी है कि a जो है वो लेस देन है b से, तो फिर a प्लस सी वो लेस देन होगा b प्लस सी से। अच्छा, अब ये किस तरह से, सोना नहीं है भाई, जागते रहो। अच्छा, इसमें a आपके पास क्योंकि b से छोटा है ना, तो मान लो a 2 है। ठीक है, और b आप ले लो 4। मैंने कोई भी इनकी वैल्यूज उठा रही है, b को मैंने 4 ले लिया, a को मैंने कितना ले लिया, 2 ले लिया। अच्छा, जो मैं a में प्लस करूंगा वही b में प्लस करूंगा, तो देखते हैं ये होल्ड कर रहा है रिलेशन या नहीं। अब a कितना था, 2, मैं इसमें 3 प्लस कर देता हूँ, c की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ। अब b कितना था, 4, अब इसमें भी मैं 3 प्लस कर देता हूँ, तो 2 प्लस 3 कितना आया, 5, और 4 प्लस 3 कितना आया, 7। तो 5 लेस देन 7 नहीं है ना। 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 3 7, तो 5 क्या है, लेस देन 7 है। तो इस वजह से अगर a लेस देन b हो तो a प्लस सी वो लेस देन होगा b प्लस सी से। ठीक है, मैं अपने पास से भाई कोई भी वैल्यूज ले रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, बस a b से छोटा होना चाहिए। तो आप जो वैल्यू a में ऐड कर रहे हो वही b में ऐड कर रहे हो, तो जो एडिशन होगा वो a प्लस सी का वो लेस देन होगा b प्लस सी से। सेम। ठीक है, कहानी आसान। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज का देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आसान सी बातें है भाई, आसान आसान बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बस याद रखते जाओ, मैथमेटिक्स की खीर खाते जाओ, मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, ये पहली प्रॉपर्टीज देखते हैं। कहता है कि अगर a ग्रेटर देन b है तो फिर हमारे पास ए सी ग्रेटर देन होगा b c से। बिल्कुल ठीक बात है, बट कंडीशन क्या है, c ग्रेटर देन 0 है। ये जो c है ना, ये जो c है, c ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि c की वैल्यू क्या है, वो प्लस में है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 से ऊपर है ना, तो प्लस में वैल्यू है। अब कोई भी मैं वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, a ग्रेटर देन b है, मान लें a हमारे पास कितना है, 4 है, b आपके पास कितना है, 2 है, तो a ग्रेटर देन b हो गया ना। a कितना है, 4 है, b कितना है, 2 है। अब इसके साथ मैं c की कोई भी वैल्यू प्लस कर देता, सॉरी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a कितना था, 4, और 3, c मान लो 2, c मान लो 3 है, और b कितना था, 2, और c कितना है, 3 है। तो 4 3 ज़ार 12, और वो ग्रेटर देन है 3 2 ज़ार 6 से, तो होल्ड नहीं करता। यानी अगर a ग्रेटर देन b है तो a c ग्रेटर देन होगा b c से। c भाई कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, बट ये है जो a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वही b के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि c की वैल्यू आप चेंज ले लो, c a के साथ और ले लो, b के साथ और इसकी ले लो। c की वैल्यू सेम रख रही है, और जो a के साथ मल्टीप्लाई है वही b के साथ हो रहा है, तो a c ग्रेटर देन b c। ठीक है, तो ये होल्ड करता है, ये हमारे पास ओके है। अच्छा, a लेस देन b होगा, तो फिर a c वो भी लेस देन होगा b c से, बट c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप रिलेशन, इसमें भी अपने पास से वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये पुट कर ही देते हैं। अगर ये 2 है, ये 4 है, तो इसकी जगह आप 2 पुट करें, c की जगह आप 3 बस रहने दें, और लेस देन b की जगह 4 पुट करें, c की जगह आप 3 लिख दें। तो 3 2 ज़ार 6, लेस देन 4 3 ज़ार क्या है, 12 है, तो 6 लेस देन 12 है, यानी ये भी होल्ड कर रहा है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जगह देखते हैं, ये वाला। अगर a ग्रेटर देन b है तो फिर हमारे पास a c जो है वो लेस देन b c होगा, बट यहाँ पर c लेस देन 0 है। यानी अब आपने अगर c की वैल्यू, मतलब अब फिर हमें ये वही लगा रहे हैं a ग्रेटर देन b वाला, बट चेंज हमने क्या किया है, c की वैल्यू अब आपने नेगेटिव में लेनी है। अगर आप इसमें c की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो पहले यहाँ पर ग्रेटर का साइन आया था, अब क्या यहाँ पर साइन आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। फर्क क्या पड़ा है, c की वैल्यू आपने नेगेटिव ले ली है। ठीक है, आप किस तरह से वो चीज़ देखते हैं। मान लो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ शुरू से ही। ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पर a कितना है, 4 है, और c में इस दफ़ा ले रहा हूँ -3। c में कितना ले रहा हूँ, -3 ले रहा हूँ। यहाँ पर लगाओगे -3, लेस देन b कितना है, 2 है, और c कितना है, -3 है। ठीक है। अच्छा, ये 4 3 ज़ार 12, ये -12, लेस देन 3 2 ज़ार 6, -6। तो से -12 -6 से छोटा ही होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी रिलेशन होल्ड कर रहा है कि a अगर आपके पास ग्रेटर देन b हो, और तो a c लेस देन होगा b c से। सही है। इसी तरह अगर a लेस देन b हो,
तो फिर हमारे पास ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा, बट कंडीशन क्या है, सी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो सेम यही वैल्यूज पुट करके आपने इसका भी निकाल लेना है, इंशाल्लाह ठीक निकलेगा, कोई मसला नहीं होगा। सी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है कोई भी, -3, सी की वैल्यू -3 ले लें, ए की वैल्यू आप 2 ले लें, बी की वैल्यू 4 ले लें, और इसमें पुट करके देखिए क्या बाकी होल्ड करता है, ए सी ग्रेटर देन बी सी आएगा, यह अब आपने करना है। अच्छा इसका देखते हैं, ये बड़ा मज़े का है, ये बड़ा मज़े का है। इसमें भी एक मैं करता हूँ, एक आप करेंगे, ठीक है। इसमें आप सी का चक्कर नहीं है, इसमें आप कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो कि ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है, तो फिर ए सी जो है वो ग्रेटर देन होगा बी डी से। ठीक है, अब इसमें भी कोई भी वैल्यूज़ ले लें, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यूज़ ले लें, बस लेस देन और ग्रेटर देन का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा ए अगर फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन बी है तो ए को 4 ले लें, बी को 2 ले लें, सही है ना, क्योंकि ग्रेटर है ना, कोई भी अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यू ले लें। अच्छा सी ग्रेटर देन डी है तो सी को 6 ले लें, डी को 3 ले लें, अपनी मर्जी कोई भी ले लें, बस सी ग्रेटर देन डी होना चाहिए। अच्छा अब ए सी ग्रेटर देन होगा बी डी से, अब ए क्या है यहाँ पर 4 है, सी क्या है यहाँ पर 6 है, ठीक है, जो मैंने वैल्यूज़ दी हैं, और बी यहाँ पर कितना है 2 है, डी यहाँ पर कितना है 3 है, तो 6 4 ज़र क्या होता है 24, और 3 2 ज़र क्या होता है 6, तो बड़ा नहीं है, सही है। इस वजह से कहते हैं अगर ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो ए और सी का जो प्रोडक्ट होगा वो बी और डी के प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि अगर आपके पास ए लेस देन बी हो और सी लेस देन डी हो, तो आपके पास ए सी वो लेस देन होगा बी डी से। अब फिर से मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, ए लेस देन है तो इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो। अब सी लेस देन डी है, इसको आप 3 ले लो, इसको आप 5 ले लो, क्योंकि सी लेस देन डी है तो इसको 3 ले लो, इसको 5 ले लो। मैं कोई भी वैल्यूज इनके अपने पास से ले रहा होता हूँ। अच्छा ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है, अच्छा बी कितना है 4 है, डी कितना है 5 है, तो 3 2 ज़ार 6, 5 4 ज़ार 20, तो ये हमारे पास लेस नहीं होंगे, 6 लेस देन 20, तो इसीलिए कहते हैं अगर ए लेस देन बी है, सी लेस देन डी है, तो ए सी लेस देन होगा बी डी से, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, ओके हो गया। तो होप सो कि सब सारी आपको समझ आ रही होंगी। अब हम नेक्स्ट जो दो इसकी प्रॉपर्टीज, लास्ट दो प्रॉपर्टीज बस रह गई हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज की, कि डिवीजन प्रॉपर्टीज। देखते हैं ये डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है। वही फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रियल नंबर्स हैं। अच्छा ए लेस देन बी हो, अगर हमारे पास पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए लेस देन बी हो तो फिर हमारे पास ए बाय सी जो है वो लेस देन होगा बी बाय सी से। अच्छा वो किस तरह से, वो चीज़ देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए जो है ना वो 2 है और बी हमारे पास कितना है 4 है, हो गया ना लेस, कि ए क्या है लेस देन बी है। अच्छा अब किसी भी सी से आप इसको डिवाइड कर दें, कोई भी सी वैल्यू ले लें, आप 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, चले मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। सी की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, तो ए बाई 6 पहले करें, यानी कि 2 बाई 6 करें, और बी की जगह आप क्या लिखेंगे 4, तो 4 बाई 6 करें, तो यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो 1 बाई 3 जो है वो लेस देन है 2 बाई 3 से, ठीक है। 1 बाई 3 जो है वो लेस देन है 2 बाई 3 से। और हाँ एक और कंडीशन कि सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कि सी जो आप ले रहे हो ना वो प्लस में आना चाहिए, मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0, तो हमने 6 लिया ना, तो 6 0 से बड़ा ही है, तो 1 बाई 3 जो है वो लेस देन है 2 बाई 3 से, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट को देखते हैं, कहता है ए लेस देन बी हो, अगर ए हो, ए लेस देन बी हो, तो ए बाय सी ग्रेटर देन होगा बी बाय सी से, बट सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव में होनी चाहिए, क्योंकि सी लेस देन 0 पे कंडीशन है, ठीक है। अच्छा अगर ए आपके पास कितना है 2 है, बी आपके पास कितना है 4 है, और सी आपके पास कितना है -2 है मान लें, ठीक है। अपने पास से वैल्यूज ले रहा हो ना, आप भी कोई भी ले सकते हैं, नो टेंशन, बट ये कंडीशन का ख्याल रखना लेस देन और ग्रेटर वाली का। अच्छा ए की जगह मैंने 2 लिख दिया, सी की जगह मैंने -2 लिख दिया, ग्रेटर देन बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया, सी की जगह -2 लिख दिया, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, हाँ 2 2 से कट गया तो -1, ग्रेटर देन 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा -2, तो -1 -2 से बड़ा नहीं है,
-1 -2 से बड़ा है। तो इस वजह से इसका मतलब है ये कंडीशन भी होल्ड कर गई है। सेम इसी तरह a ग्रेटर देन b हो तो a बाई सी ग्रेटर देन होगा b बाई सी से, बट c की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। a ग्रेटर देन b हो, a बाई सी लेस देन b बाई सी होगा, बट c की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, यानी नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये कुछ डिवीजन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आप अपने पास से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आए तो फिर हम किस तरह से उसको देखेंगे। फिर से वही ए बी सी कोई रियल नंबर है एंड हैव सेम साइन है, ठीक है, मगर एक प्लस में है तो दूसरा भी प्लस में है। अगर ए लेस देन बी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में, तो फिर हमारे पास 1 बाई ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 बाई बी से। हाँ, मज़ा आ गया। तो ए अगर लेस A2 है B4 है, लेस देन है ना, ए लेस देन बी है तो A2 ले लें, B4 ले लें। तो 1/2 ग्रेटर देन होता है 1/4 से ये तो हमें पहले से ही पता है। 1/2 क्या होता है 1/4 से। 1/2 कितना होता है 0.5, और 1/4 कितना होता है 0.25। 1/2 कितना होता है 0.5 और ये कितना होता है 0.25। तो 0.5 0.25 से बड़ा है। तो इस वजह से अगर a लेस देन b हो तो 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b से। सेम इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b हो तो 1/a लेस देन होगा 1/b से। आप कोई भी इनमें वैल्यूज ले, इसको 4 ले लें, इसको 2 ले लें, तो जो 1/4 है वो लेस देन है वो 1/2 से। ओके हो गया। यानी अपने पास से आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। मैं तो जस्ट समझाने के लिए अपने पास से कोई भी वैल्यूज ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हैं। रियल नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर उठा लें। तो यहाँ पर ना आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो सारे के सारे ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इन सब को इम्प्लीमेंट वहाँ पर करके देखते हैं कि ये वहाँ पर क्या कुछ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, अभी हम बढ़ के आ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे कहता है कि -3 लेस देन है -1 से। अब इसका जो आंसर है वो 0 लेस देन 2 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये क्यों, भाई क्या क्यों ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या है -3 लेस देन है -1 से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें जो है वो दोनों में +2 कर दूं, ठीक है, +2 कर दूं या मैं +3 कर दूं, फॉर एग्जाम्पल +3, क्योंकि मुझे 0 बनाना है और 2 यहाँ पर बनाना है। इसमें भी मैं +3 कर दूं, इसमें भी मैं +3 कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये हमारे पास c की वैल्यू है जो 3 है। तो इसमें भी मैं +3 कर दूं, इसमें -3 कर दूं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और लेस देन, और +3 -1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 0 लेस देन 2, ठीक है। तो ये वही नहीं बन गया। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है, तो a में a प्लस सी कर दें और b प्लस सी कर दें। अब c की वैल्यू कितनी मैंने ली है, वो मैंने 3 ले ली है, +3, ठीक है। तो -3 +3 और -1 +3, तो यानी a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो a प्लस सी करके क्या आया 0 आया है, b प्लस सी करके आया है 2 आया है, तो 0 लेस देन 2, ठीक है। तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। आपने ये सारा काम नहीं करना, ये सारा कुछ सिर्फ आपने ये नाम लिखना है, एडिटिव प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ओके हो गया, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इफ a लेस देन b देन a 1/a ग्रेटर देन 1/b। अच्छा, ये तो इसका रेसिप्रोकल है, a का रेसिप्रोकल 1/a, b का 1/b। तो जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/a ग्रेटर देन हो जाएगा 1/b से। ये भी अभी हम समझा के आए, तो ये आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इफ a लेस देन b देन a प्लस b लेस देन b प्लस c। ये तो वही हो गया जो अभी हमने पढ़ा है, तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। सही है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, ये जो हमने रिलेशन लिखा है, तो ये तो सेम वही है ना कि a लेस देन b, ये a कर दें, ये b कर दें, a लेस देन b होगा तो a प्लस सी लेस देन हो जाएगा b प्लस सी। मतलब कोई ऐसा वैल्यू इसमें ऐड भी कर दें और इसमें भी ऐड कर दें, तो फिर भी ये लेस का साइन ही बीच में रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं ए सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे बी सी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, जब भी ये आए ना तो समझ लें कोई मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, सही है। तो ए सी लेस देन बी सी है, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए सी और बी सी, तो ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर a इज इक्वल टू बी हो, या a ग्रेटर देन b हो, या a लेस देन p हो, तो ये आपके पास ट्राइकोटोमिक, तो ये आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है, ट्राइकोटोमी। तो ये आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। ओके हो गया। तो
तो ये आपके पास थे नेम जो आपने लिखने थे इन प्रॉपर्टीज़ के। ये वाली जो है ना, ये लास्ट वाली आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की है। तो होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स की। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।